आगे बढ़ने की होड़ में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। और ऐसे में जब इंसान ने भागने की कोशिश की, दौड़ने की कोशिश की, तो प्रकृति पीछे छूटने लगी। और जब इसका एहसास हुआ तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम तो विकास कर रहे हैं, विकसित हो चुके हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का क्या, उन्हें क्या सौंपेंगे हम। और ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात आई, 17 SDG आपने सुना होगा। और एक बार फिर उसकी गूंज RSP बेलगड़िया में कल आपको सुनाई देगी। इस वक्त मौजूद हूँ RSP कॉलेज में और कल एक सेमिनार का आयोजन होने वाला है। झारखंड गवर्नमेंट, उसके प्रयास का भी ये आपको कल एक नया पिक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट तो खैर पीछे है, आगे जो लोग हैं और जिन्होंने इस प्रयास को धरती पर उतारने की कोशिश की है, कॉलेज तक खींच कर लेकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। RSP कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं नीलेश सर, उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जोहार। सर सबसे पहले तो कल के कार्यक्रम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कल का जो कार्यक्रम है वो हमारे कन्वेनर भी बता ही चुके हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि सतत विकास और समावेशी झारखंड जो हमारा है, झारखंड हमारा 25 साल का हो गया है। इन 25 सालों में जो गति है विकास की, वह कहाँ तक पहुँची और जो विकास के संभावनाएं हैं हमारे यहाँ, उन संभावनाओं को हम कहाँ तक खोज पाए हैं और उसमें हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। और ये भी हमको ध्यान रखना है कि इस विकास की दौड़ में हम अपनी परंपरा को, हम अपनी प्रकृति को भूल न जाएं, क्योंकि जब प्रकृति है तो हम हैं। तो हमारा प्रयास ये होगा कि कल के सेमिनार में जो मुख्य वक्ता आएंगे और जिन बच्चों ने अपने अपने पेपर प्रस्तुत किए हैं या कुछ शिक्षकों ने भी पेपर प्रस्तुत करेंगे, तो उससे जो निचोड़ निकल कर आएगा कि प्रकृति के साथ और झारखंड का विकास हम कैसे करें और जो ये चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों का समाधान कैसे करें, इन सारे मुद्दों पर हम कल विस्तृत चर्चा करेंगे। और झारखंड सरकार ने हमारे इस प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान की, उसके लिए झारखंड सरकार के उच्च शिक्षण तकनीकी विभाग को धन्यवाद देते हैं। हालांकि पूरे झारखंड से बहुत सारे प्रपोजल गए थे, लेकिन मात्र 10 प्रपोजल ही स्वीकृत हुए हैं, उसमें एक हमारा RSP कॉलेज भी है। आज हम संकट के दौर से चल रहे हैं RSP कॉलेज, क्योंकि हमारा अपना भवन नहीं है। यह 1949 का महाविद्यालय है और कई पीढ़ियाँ, आज अभी जो नामांकन हुआ उसमें एक बच्चा ऐसा है जिसके दादा, पिता और पुत्र, वह पुत्र हट करके यहाँ नामांकन करवाया है कि मेरे दादाजी यहाँ पढ़े हैं, मेरे पिताजी पढ़े हैं, इसलिए मैं भी यहीं पढ़ूँगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा नया भवन जल्दी से उसमें काम लगे। और इस भवन के अभाव के कारण ही कुछ बड़ा प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हम करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उन सब बातों को हम आगे रखते हैं। और असली जो मुद्दा है कल का सेमिनार, तो हम चाहेंगे कि कल का सेमिनार सफल हो और आप लोग का सहयोग मिले और सफलता के साथ कुछ नए समाधान आए कि हमारा झारखंड प्रदेश, हमारे झारखंड के युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसी का प्रयास रहेगा। लेकिन प्रकृति को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने झारखंड को बहुत कुछ दिया है। झारखंड एक संपन्न राज्य है, भले ही यहाँ के लोग गरीब हैं। संपन्नता में प्रकृति ने, ईश्वर ने इसको हर तरह का वरदान दिया है। वो कृषि का क्षेत्र हो, खनिज का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो। तो कल सारे मुद्दों पर हम लोग देखेंगे कि अनुभवी लोग क्या क्या वक्तव्य देते हैं, क्या क्या रास्ता सुझाते हैं, और फिर उस पर आगे अगला प्रयास हम लोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक छोटी सी चिंगारी आग लगाने के लिए काफ़ी होती है, और अगर इतनी अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी चिंगारी शिक्षा के जगत में आज लगी है, वो भी उस कॉलेज से
जो आज़ादी के केवल 2 वर्षों बाद अस्तित्व में आया, तो आप समझ सकते हैं ये कहाँ तक जाने वाली है। राम सर के साथ हम जुड़ने वाले हैं। जोहार सर। नमस्कार। सर, झारखंड के लिए एक फ्रेज है, सोना झारखंड, पहचान कोयले से है लेकिन हाथ अभी भी खाली हैं। कैसे देखते हैं सतत विकास के संदर्भ में? सबसे पहले बात तो ये कि सतत विकास की जो संकल्पना है अब वो नई नहीं है, अब ये पुरानी हो गई है और इसमें कई तरह के विमर्श हो रहे हैं। सकारात्मक विमर्श भी हैं इसके पक्ष में भी और इसके विपक्ष में भी विमर्श है। इस पे आएंगे। आपने कहा कि झारखंड एक सोने की धरती और फिर आज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में बड़ा विरोधाभास लगता है कि विकास के नाम पर हमने झारखंड की जल, जंगल और ज़मीन के साथ क्या किया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, भूगोल का विद्यार्थी हूँ, भौगोलिक नज़रिए से चीज़ों को देखता हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण विमर्श यह रहा है कि विकास का पैमाना क्या होना चाहिए। क्या वो क्षेत्रीय होना चाहिए, क्या वो देश स्तरीय होना चाहिए या फिर वो विश्व स्तरीय होना चाहिए। आप देखिएगा कि दुनिया जो है या फिर मानव समाज जो है कृषि युग से जब औद्योगिक युग में आया तो यहीं से प्रकृति के बीच जो हमारे मधुर संबंध थे वो बिगड़ने लगे और इसकी परिणति तब सामने आई और जब हम उसको लेकर के जागरूक हुए तब तक बहुत लंबा समय बीत चुका था। हम कंक्रीट के जंगल बना चुके थे, हम बड़े बड़े शहरों का निर्माण कर चुके थे। प्रकृति को मनुष्य जिस हद तक प्रभावित कर सकता था मनुष्य ने कर दिया था और अब इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी कि प्रकृति की अनदेखी करने का मतलब है कि मनुष्य और समाज की उत्तरजीविता का अनदेखी करना। और फिर तब एक नया विमर्श शुरू हुआ कि हमें प्रकृति को बचाना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विकास के जो प्रतिमान मानव समाज ने विकसित किया अपने उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए, उसमें कहीं न कहीं खामियां रह गई, कमियां रह गई और जिसकी परिणति ये है कि मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है वो संतुलित नहीं रहा। आज हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, जैव विविधता ह्रास है, ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, मरुस्थलीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, भूस्खलन की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सूखा की समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याओं से अब मानव समाज भाग नहीं सकता। इस पे सार्थक विमर्श की आवश्यकता है। झारखंड के साथ में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि झारखंड को विकास के एक वाहक के रूप में देखा तो गया, लेकिन झारखंड की धरती के विकास के वाहक के रूप के बजाय पूरे देश और विश्व के विकास के वाहक के रूप में देखा गया। और यह जो क्षेत्र है खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र, प्रकृति ने इसे खूब नवाजा और यहाँ की जो रिसोर्सेस हैं इसका यूटिलाइजेशन पूरे देश भर के विकास में लगाया गया। पूरे विश्व की जो औद्योगिक नीतियाँ हैं उस पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में लगाया गया। लेकिन यहाँ की जो मूल आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं या फिर यहाँ की जो क्षेत्रीय आवश्यकता है उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया। तो झारखंड के साथ में जो विकास बनाम पिछड़ा का जो द्वंद्व है इसके पीछे एक लंबी कहानी है, कई सारी समस्याएं हैं, किसी एक समस्या से हम जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यह भी सही है कि अब हमें उन विकल्पों को तलाश करने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए हर स्तर पर। विश्वविद्यालय में शिक्षण के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से हम संवेदनाएं विकसित कर सकते हैं। समाज अपने समाज के लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। मीडिया के लोग अलग अलग मंचों में जा कर के पर्यावरण से जुड़ी जो चिंताएं हैं, समाज से जुड़ी जो चिंताएं हैं उसको अलग अलग जगहों में लेकर के जा सकते हैं। तो हम सब लोगों को मिल करके एक सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है
जिसमें कि सतत विकास की जो संकल्पना है, उसके जो मूल उद्देश्य हैं वो पूरा हो सके। मूल उद्देश्य क्या है कि हमारी जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उससे पूरा करने के लिए हम भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को अनदेखी नहीं करें। हम इंटर जनरेशनल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। केवल इसी जनरेशन के जो लोग हैं उसमें इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले जनरेशन की, हम शुद्ध हवा लें, शुद्ध पानी पिए, आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? आपने शुरू में ही ये सवाल उठाया था कि हम आने वाले जनरेशन को क्या देंगे, क्या सोचते हैं। तो अब हमारे पास ये विमर्श करने के लिए ये आवश्यकता नहीं, ये बाध्यता है, कंपल्सन। इट इज़ नॉट नेसेसिटी, इट इज़ कंपल्सन। इससे अगर आप बियॉन्ड गए तो आप समझ रहे हैं कि हम प्रकृति से बियॉन्ड, या प्रकृति की जो एक सार्वभौमिक या सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, उससे हम बाहर निकल कर के काम करते हैं, तो आने वाले समय में हम अपनी उत्तरजीविता को ही चुनौती दे रहे हैं। तो हमारा भविष्य इस पर है कि हम सही तरीके से सतत विकास का जो मॉडल है उसको लागू करें। मैंने पहले भी कहा था, सतत विकास के संदर्भ में नकारात्मक विमर्श भी है, इसके अगेंस्ट में भी विमर्श है कि नव उपनिवेशवाद या नव पूंजीवाद का एक नया स्वरूप है सतत विकास। विकास करना है, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही थी कि भाई खनन करना है तो डायरेक्ट नहीं करना है, इसके लिए रूल रेगुलेशन होने चाहिए, प्रकृति की जो चिंता है उसको भी समझना चाहिए। लेकिन विकास करने के लिए आज की जो औद्योगिक विकास का मॉडल है वो ज़रूरी है। तो औद्योगिक विकास के मॉडल को नए तरीके से एक स्पेस देने के लिए सतत विकास के मॉडल को लाया गया, ऐसा भी विद्वान मानते हैं। और इसके पीछे तर्क ये है कि हम पेड़ को काट करके उसकी भरपाई पेड़ लगा के कभी नहीं कर सकते हैं। पेड़ काटने का मतलब है कि एक पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाना, और फिर उसके बदले में पेड़ हम लगा करके उस इकोसिस्टम को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लेकिन विकल्प हमारे पास क्या है? विकल्प तो यही है। हाँ, इस संकल्पना में विरोधाभास है, लेकिन सही विकल्प भी यही है कि हम सतत विकास की संकल्पना को मजबूती से, सही उद्देश्य से लागू करें। और यही इसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने आपस में चर्चा किया था कि जब संगोष्ठी हो तो हम कुछ इस तरह का विषय लें कि झारखंड की जो राज्य की जो चिंताएं हैं वो इसमें सम्मिलित हो। और झारखंड राज्य की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि यह प्रकृति से समृद्ध राज्य है, संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहाँ पर मानव विविधता पर्याप्त रूप में देखने को मिलती है, और ये दोनों चीज़ें, समाज, यहाँ की समाज और यहाँ की प्रकृति, ये दोनों संकट में है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कई जनजातियाँ और कई जनजातीय भाषाएं लुप्त हो रही हैं। तो इसे कौन बचाएगा? मानव जाति को ही बचाना है ना। तो अगर हम इस तरह से इस पे एक सार्थक विमर्श नहीं करते हैं और कुछ रास्ता नहीं खोजते हैं, तो फिर आने वाले समय हमें और परेशानी होगी। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है कि अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं अलग अलग मुद्दों पे, और फिर कुछ रिजल्ट निकलता है। उस रिजल्ट को डॉक्यूमेंट के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की प्रयास की जाती है। साथ ही साथ में पार्टिसिपेंट्स जो आते हैं उन्हें नए अनुभवों की जानकारी होती है, नॉलेज मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस तरह के कार्यक्रम से या किसी भी कार्यक्रम से सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी संकट को लेकर के एक व्यक्ति भी जागरूक होता है, तो इस तरह के कार्यक्रम के लिए यही सबसे बड़ी सफलता है। सर, इस कार्यक्रम में अगर कोई सम्मिलित होना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है? सिंपल प्रोविज़न है। अब तो जो टाइम लाइन था रजिस्ट्रेशन का वो अब ख़त्म हो चुका है। पहले ये था कि जो रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट हैं उन्हें 500 रुपया पे करके और उसके बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना था। मतलब अभी हाँ, देखना चाहे कोई तो लाइव देख सकते हैं? हाँ, लाइव देख सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। वो शामिल होकर के प्रोग्राम के विमर्श का हिस्सा भी ले सकते हैं, प्रोग्राम के डिस्कशन में वो भाग भी ले सकते हैं। तो प्रोग्राम कई अलग अलग लेवल में स्ट्रक्चर्ड है, कई टेक्निकल सेशन में है, पैनल डिस्कशन होगी, रिसर्चर जो है यहाँ पेपर प्रेजेंट करेंगे, तो पोस्टर प्रेजेंटेशन भी होगा, कई लेयर में स्ट्रक्चर्ड है। तो एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।
तो विकास में हम तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो पीछे छूट गए हैं उनको साथ लेने के लिए कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो समावेशी विकास की अवधारणा पर बात करते हैं उपेंद्र सर से। सर, कल का सेमिनार सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़े, इसको भी सिखाने वाला है, जरा इस पर कुछ बताएं। नहीं, जैसा कि अभी तो विस्तार से सेमिनार के कन्वेनर ने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला, लेकिन मैं कुछ और बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। ये संगोष्ठी, मैंने कहा, ये संगोष्ठी जिसका विषय झारखंड का सतत समावेशी विकास, मुद्दे, चुनौतियाँ और समाधान, इस दिशा में आयोजित की गई है और इसी पर कल का विमर्श है। पूरी दुनिया में जब मानव उत्पन्न हुआ था तो विकास की अवधारणा मानव की उत्पत्ति के साथ ही जुड़ गई और समानांतर चलती रही। लेकिन एक नई अवधारणा जो औद्योगिक क्रांति के बाद और ख़ास करके 1970, औपचारिक रूप से कहें एक फॉर्मल डिस्कशन पूरी दुनिया में सतत विकास की अवधारणा पर हम देखते हैं 1970 से। ब्रुटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट है 1987 में पब्लिश हुई थी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना था और उसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया में, जिसमें सतत विकास को औपचारिक रूप से दुनिया ने स्वीकार किया और यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिशा में गोल निर्धारित किए हैं। लेकिन जहाँ तक प्रदेश के संदर्भ में बात है, 25 वर्ष हम पूरा करने जा रहे हैं। इस प्रदेश में जो है, जब हम विकास, समावेशी, सतत विकास और समावेशी विकास पर जब हम ध्यान देते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपेक्षित परिणाम हम हासिल नहीं कर पाते, अपेक्षित परिणाम नहीं दिखता। आखिर कैसा विकास? क्या ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट पैदा करे, जो वर्तमान के लोगों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करे? हमें विकास की ऐसी अवधारणाओं से दूर रहना है। पर्यावरणीय असंतुलन, संसाधनों का दुरुपयोग, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होना, स्वास्थ्य और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं होना, खनिज संपदा का दुरुपयोग होना, और ये जो है इस प्रदेश के संदर्भ में ये सब बातें जो है सो सही प्रतीत होती हैं। तो ये संगोष्ठी जो है, जिसका कई इसके उप विषय हैं, जैसे अभी मैं यहाँ आप देखें, यदि कोई समाज तब उसके अस्तित्व बचते हैं जब उसकी सभ्यता और संस्कृति बचती है। यहाँ भाषाएं लुप्त हो रही हैं, कई जो है बोलियाँ जो व्यवहार में नहीं है वो ख़त्म हो रही हैं। तो कई तरह के संकट हैं और जब विकास की संपूर्ण अवधारणा को हम पूरी संपूर्णता में देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक न्यायोचित परिणाम की ओर अग्रसर नहीं हैं। इस संगोष्ठी उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम लोगों को इस दिशा में संवेदनशील बनावें, और यदि लोग संवेदनशील होंगे, लोग विकास की सही अवधारणाओं को समझेंगे, तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तो कल की संगोष्ठी का संपूर्ण उद्देश्य इन्हीं बातों पर केंद्रित है कि झारखंड के संदर्भ में कि विकास, और जब विकास की सभी अवधारणाओं को हम एक साथ जोड़ते हैं तो समावेशी स्वरूप हासिल करता है। तो कल की संगोष्ठी और इसमें आने वाले आमंत्रित वक्तागण या जो भी लोग पेपर प्रेजेंट करेंगे, तो हम समझ रहे हैं कि संगोष्ठी जब अपने समापन की ओर होगी तो वहाँ एक हम समाधान की दिशा में एक सार्थक परिणाम के साथ कल विदा होंगे और हम लोगों को कल इस दिशा में जागरूक और संवेदनशील बनाने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आपने सुना होगा, भाषा हेराय गेले तो दिशा हेराय गेले। और कल तो बात फिलहाल भाषा की नहीं बल्कि भाषा से इतर भी होने वाली है। झारखंड में काफ़ी कुछ है जो हेरा गया है और उसको वापस से लेकर आना है मेन स्ट्रीम में, उसे बचाना है, प्रिजर्व करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकें। कल मंथन का दिन है।